बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 ट्यूसडे। लेक्चर नंबर 6 ट्यूसडे जनवरी 13। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अफीफ़ा के रिकैप के हवाले से या माइक्रो टीचिंग के हवाले से कि उनकी माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस कैसी थी। देखो, यहाँ पे जो आप लोग को माइक्रो टीचिंग का मौका दिया जा रहा है, प्रेजेंटेशन का मौका दिया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो। आप यहाँ पर आए तो घबराएं ना। कल कना ज़िंदगी में बारहा ऐसे मौके आते हैं, सिर्फ टीचिंग से हट के भी, कि आपको खड़े होकर सबके सामने बात करनी होती है। एक जो चीज़ मैं क्लास से एक्सपेक्ट करता हूँ, जब आप बोर्ड पे टीचर लिख रहा होता है स्कूल के ज़माने में, तो बच्चे क्या करते हैं? पीछे खामोशी से बैठे रहते हैं, शरारतें करते हैं, शोर मजाक। अभी तुम लोग का काम है, कल से कोई भी यहाँ पर आए और बोर्ड की तरफ मुड़ के लिखने लगे, तो तुम लोग का काम है कि आपस में बातें करो। अब उस प्रेजेंटर का काम है कि क्लास को वो कंट्रोल करे। देखो, ये बात भी समझना जरूरी है, आइंदा आने वाले दिनों में बताऊंगा। बोर्ड जो है वो टीचिंग एड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मेरी स्लाइड्स देखी हैं, उस पर पूरी कहानी लिखी हुई होती है, छोटा सा पॉइंट होता है। आप उस पॉइंट को समझने के लिए आपको मेरा लेक्चर सुनना जरूरी है, राइट। लेकिन आपको बाज ऐसे भी टीचर्स नजर आएंगे, उनकी इस पे पूरी पूरी कहानियां लिखी हुई होती थी। आप कहते थे हमने पढ़ना है या उनकी बात सुननी है। अब बात तो ऐसे होता है जो पढ़ के मुड़ के देखते हुए पढ़ा रहा होता है। ये चीजें तरीकेकार टीचिंग का मेथड सही नहीं है। बोर्ड सिर्फ एक टीचिंग एड है, स्लाइड टीचिंग एड है, टीचर का मुतबादिल नहीं है। आपने थोड़ा सा एक हेडिंग डाली, अब ये स्टार्ट हो रहा है, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रोटोकॉल्स पार्ट्स ऑफ यूआरएल। उसके बाद आपने अपनी बात का आगाज कर दिया। फिर एक और बात नजर आई कि जब हमारे पास डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स मौजूद हैं, तो अफीफा यूं भी कर सकती थी कि जब वो यहाँ पे पार्ट्स लिख रही थी तो हर कोई डिफरेंट कलर से होता। कर सकते थे ना? हाँ या ना? HTTPS ब्लैक से होता, डोमेन नेम जो है लेट्स से कि ब्लू कलर से होता, या आगे मैप जो है ग्रीन कलर से होता। ऐसा किया जा सकता था। ये इंतहाई इजीली एक्सेसिबल एक मेथड था। कोई इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कोई कैसे मार्कर जो होते हैं वो 2-3 हज़ार रुपए के आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में 70-80 रुपए का मार्कर आ जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। आप लोग अभी से इस तरह से सोचोगे कि मैं अपनी क्लास के अंदर किस तरीके से बात को लेकर चलूँ। आपने अल्फाज माने बोर्ड पे लिखने, क्या पता आप यूं करें कि अल्फाज लफ्ज जो है वो आपने एक कलर से लिखा, उसका जो माना है, उसकी जो मीनिंग है, वो आपने दूसरे कलर से लिखा। ये भी पॉसिबल था। तो ये सोचोगे अभी से कि अपने बोर्ड को किस तरीके से यूज करना है, तो ही तुम्हारी टीचिंग या कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। टीचिंग को भी भूल जाओ। ये सोचो कि मैंने दूसरे को समझाना है, सिखाना है, तो मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा जिंदगी में बाद लोग ऐसे मिलते हैं, उनसे पूछो कि घर का पता क्या है, तो उनको घर का पता समझ ही नहीं आता, अपने घर का पता भी समझा नहीं पा रहे होते। आपको ऐसे लोग मिलेंगे। हालांकि कितनी कॉमन सी बात है, बात सिर्फ इतनी होती है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये इशू नजर आया कि देखो, क्लास के अंदर ना जब आप यहाँ खड़े में, पूरी क्लास को एंगेज करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने कभी उसमें गए हो, आप लोग थिएटर वगैरह गए हो, नापा वगैरह को देखा थिएटर? अच्छा, कॉन्सर्ट वगैरह नहीं देखा? लेकिन 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 अच्छी बात है, नहीं देखा। लेकिन ये तो समझ में आता है कि जो भी आपका जो मेन पर्सन होता है, सारी तवज्जो उसकी तरफ होती है, और वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं कि तवज्जो उसी की तरफ रहे। ये जो टीचर होता है ना, ये टीचर भी एक तरह से अदाकार होता है। हम जब यहाँ खड़े हुए होते हैं तो हमारा काम ये है कि हम इस तरह से पढ़ाएं कि पूरी की पूरी क्लास की तवज्जो आपकी तरफ हो। ये आपका काम है। आपको नजर आएगा क्लास के अंदर कुछ टीचर्स है जो बोर्ड पे ही लिखते रहते हैं, पीछे पूरी क्लास बात कर रही होती है। हाँ या ना? ठीक है। आपको नजर आएगा कि बास टीचर्स जो है वो सिर्फ क्लास में सामने वाले बच्चों को देख रहे होंगे, अच्छा अरीबा सुनोबर होके 2-3 बच्चों के नाम याद हो गए, बस इनको। पीछे वाली क्लास जो है वो कह रही सर आवाज ही नहीं आ रही, या वो आपस में बातों में लगी हुई है, उनको परवाह नहीं होती। ऐसा है या नहीं? क्या ये अच्छे टीचिंग मेथड्स हैं? एज ए टीचर आपका काम है कि जो पीछे बैठा हुआ है वो भी हर वक्त परेशान, पता नहीं किस वक्त मुझसे कोई बात पूछ ली जाए। जो आगे बैठा हुआ है वो भी परेशान। ओके, हर कोई चौकन्ना होकर बैठा हुआ है, होशियार बैठा हुआ है कि कभी भी किसी भी वक्त मुझसे बात की जा सकती है। इसमें जो आपका आई कांटेक्ट है, ये बहुत जरूरी है। वक्तन फवक्तन कोशिश करो कि हर बच्चे की तरफ आपकी नजर जाए, क्लास की कोई भी रो आपसे दूर ना हो। इसमें क्या फायदा है कि जो बच्चा पीछे भी बैठा होगा वो भी होशियार होगा कि हम जो है हमारी तवज्जो कहीं और गई तो सर जो है किसी भी वक्त हमें नोट कर सकते हैं। अफीफा जो प्रेजेंटेशन दे रही थी उसमें ये चीज कम थी, वो पूरी क्लास की तरफ नहीं देख रही। अब आज मैंने ये बात बता दी ना, अब कल जो आएगा उसका ये काम है कि पूरी क्लास को देख रहा हो।
उसने अगर सिर्फ बैठ के इन बच्चों को फोकस करना शुरू कर दिया तो ये गलत तरीका होगा, उसके फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक और बात होती है, किसी ने सवाल पूछा, ठीक है सुनो भाई, आपने कुछ सवाल पूछा, कुछ पूछा था आपने, पीछे तक आवाज आई, नहीं आई ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैं इसका जवाब देना शुरू करूंगा तो तुम लोग को सवाल तो नहीं पता, डिस्कनेक्शन हो गया, पता नहीं क्या बात हो रही है, कौन सी बात शुरू हो गई। अब ये तुम्हारा काम है, या तो हम सुनोबर से बोले, सुनोबर बेटा जोर से बोलो, कभी कभार मैं क्लास में करता हूँ, इधर आओ, इधर आके खड़ो, यहाँ पे सवाल बोलो, या तुम पीछे जाओ वहां जाके सवाल बोलो, ताकि पूरी क्लास को आवाज है। या जब सुनोबर ने सवाल कह दिया तो आपने उस सवाल को रिपीट किया। आपका सवाल बेटा ये है, सुनोबर मुझसे पूछ रही है कि इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज में क्या फर्क है। आवाज आ गई आखिर तक, पूरी क्लास कनेक्ट हो गई। अब जब मैं जवाब दूंगा पूरी क्लास सुन रही होगी जवाब को। तो ये वाली गलती भी थी अफीफा की कि जब किसी ने सवाल पूछा तो उसी को जवाब देना शुरू कर दिया, पूरी क्लास को कनेक्ट नहीं किया। और ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है, एक बुनियादी बात है कि आपने जब भी कोई आपसे बात, यार आप लोग ना अगर यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छे डिबेट्स होते हैं, यूएस पॉलिटिशियन वगैरह के डिबेट्स होते हैं, आप उनको देखो, उनको समझो। 2016 के अंदर मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस इलेक्शन जीते थे, तो उनकी जो कंपेन की जो मैनेजर थी, मैंने उसका देखा था डिबेट वगैरह, उसमें बात हो रही थी। तो वहाँ पब्लिक हॉल के अंदर लोग बैठे हुए सवाल पूछ रहे हैं, उसका एक तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। मसलन उससे रिदा ने सवाल पूछा कि आप इलेक्शन में आपने यूं किया वो किया, तो उसने कहा अच्छा रिदा, आपका सवाल ये है कि हमने इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए फला फला माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया, और क्या ये आपका सवाल मैं सही समझाऊं, सही समझी हूँ? जब उसने कहा जी बिल्कुल सही, उसके बाद उसने जवाब देना शुरू किया, सनोबर क्या आपका सवाल ये है कि इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज में क्या फर्क है, क्या आपका सवाल मैं सही समझाऊं? उसने ओके किया, फिर मैं आगे बढ़ा। जैसे अभी देखा था यूआरएल का सवाल था, तो पहले ये पूछा कि यूआरएल का आपने बताया नहीं, फिर दूसरे ने कहा किसी यूआरएल का मकसद क्या होता है, ऐसे ही था ना सवाल। अब अफीफा जवाब देने की कोशिश कर रही थी, पहले उसको कंफर्म करना चाहिए था कि सवाल मुझे समझ में आया भी नहीं आया। बेटा आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यूआरएल की डेफिनेशन क्या है या उसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, क्या आपका सवाल मैं सही समझाऊं? उसके बाद फिर आपने जवाब देना शुरू किया। ये छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं जिस पे अमल करके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और इवेंचुअली आपके टीचिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। देखो बात सिर्फ टीचिंग की नहीं होती, जिंदगी में बहुत सारे काम आते हैं। जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे, फैमिलीज के अंदर इश्यूज होते हैं, रिश्ता आता है, ठीक है, मैरिज होती है, कितने सारे काम होते हैं, कितने नए नए लोगों से मिलता है। आज तुम लोग खुद स्कूल में आओ, कल तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल में जाके कम्युनिकेट कर रहे होगे, आपने हमारे बच्चों के मार्क्स क्यों काटे, बच्चों के वैन वाले से बात कर रहे होगे, कितने सारे मामला होते हैं। मुमकिन है कल तुम लोग अपना कारोबार कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, और सिर्फ स्कूल टीचर ही का क्यों सोच रहे हो, स्कूल की ओनरशिप का क्यों नहीं सोचते? कल पता कल तुम लोग का अपना स्कूल हो, अपना स्कूल की पूरी तुम लोग की चेन चला रहे हो, तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे तो तुम लोगों तक अपनी बात सही से पहुंचा सकोगे। लेक्चर की तरफ आते, हमने कल एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें सबसे पहले तो हमने बात की कि इंटर और इंट्रा में क्या फ़र्क है। बिल्कुल आसान सी बात थी। इंट्रा कॉलेज, इंट्रा कॉलेज मतलब ये कि कॉलेज के अंदर जितने क्लासेस हैं, सेमेस्टर्स हैं, उनके दरमियान कंपटीशन। और इंटर कॉलेज तो डिफरेंट कॉलेज के दरमियान कंपटीशन हो रहा है। हर कॉलेज अपनी अपनी जगह एक वजूद रखता है, लेकिन वो तमाम कॉलेजेस मिलके किसी मौके पे किसी इवेंट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपस में मिलजुल के इस कंपटीशन में, इस मुकाबले के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर हमने बात की कि इंटरनेट है क्या चीज। हमने कहा यार बहुत आसान सी बात है, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क्स आपस में जुड़ गए तो ये बन गया इंटरनेट। दैट्स इट, खत्म। नेटवर्क्स का आपस में मिल जाना, इंटरनेट। फिर हमने बात की कि यार इंटरनेट जैसे यूं समझ लो कि आपकी कराची में सड़कें हैं, आपने एक सोसाइटी कायम की, उस सोसाइटी में मकानों को जोड़ने के लिए आपने गलियां पेव की, गलियां बिछा दी, ओके। भले आपने तारकोल यूज किया, कोई दूसरा मेथड यूज किया, लेकिन आपने गलियों को आपस में जोड़ दिया। फिर सोसाइटीज को आपस में जोड़ने के लिए आपने कुछ सड़कें तामीर कर दी। फिर उन तमाम इस पूरे इलाके को, लेट से कि नॉर्थ नाजाबाद या गुलशन मेहमान, इन इलाकों को दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए आपने कुछ चौड़ी रोडें तामीर कर दी। इस तरह से करते करते तमाम शहर के इलाके आपस में कनेक्ट हो गए, सोसाइटीज कनेक्ट हो गए, मोहल्ला बन गया, एक इलाका बन गया, फिर वो इलाके आपस में कनेक्ट हो गए, यूं आपका शहर बन गया। फिर शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपने हाईवेज बना दी,
और इस तरह से पूरा का पूरा मुल्क आपस में जुड़ गया। लेकिन जब एक दफा आपने इस तरह से सड़कें तामीर कर दी, आपने जब एक दफा इस तरह से सड़कें तामीर कर दी, तो अब आपके पास उन सड़कों के ऊपर डिफरेंट तरह के ट्रैफिक्स चल रहे हैं। उसके ऊपर जो है आपके जो है मतलब दूध वाले भी लेके जा रहे हैं सामान, चाहे आपके पोल्ट्री वाले भी लेके जा रहे हैं, बीफ वाले भी लेके जा रहे हैं, वुडवर्क वाले भी जा रहे हैं, और खुद आप लोग भी उस पर सफर कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह की जरूरियात है, और हर कोई वो इस तरह से अपना अपना उस पर सफर कर रहा है। एक दफा जब कंप्यूटर्स आपस में मिलकर नेटवर्क बन गए, और नेटवर्क जो है वो आपस में मिलकर, अफीफा कहाँ देख रही हो तुम, नेटवर्क्स आपस में मिल गए और नेटवर्क्स आपस में मिलकर इंटरनेट बन गए। अब उसके ऊपर डिफरेंट तरह का ट्रैफिक चल सकता है। उस पर एक ट्रैफिक चल रहा होगा, वो बंदा आपकी वीडियो का फ्रेम लेकर आ रहा होगा। उसी पर साथ वाले के ऊपर जो है वो दूसरा जो एक पैकेट है, उसके अंदर आपकी वालदा जो वॉइस कॉल कर रही है ना, उसका पैकेट लेकर जा रहा है। उसी के बराबर में जो है कोई फाइल लेकर आ रहा होगा, उसी के बराबर में कोई ईमेल लेकर जा रहा होगा। एक ही चंद इसी इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट तरह का ट्रैफिक आपस में काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे फिर हमने अगला टॉपिक शुरू किया था कि ये जो डिफरेंट तरह का ट्रैफिक चल रहा है, एक इंफॉर्मेशन की सुपर हाईवे आपने बना दी है, तो इसके अंदर किस तरह से रिसोर्सेज को लोकेट किया जाता है, हम किस तरह से जानते हैं कि कौन सी रिसोर्स कहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे फिर हमने एक सवाल उठाया कि आप लोग को अपनी इस स्लाइड्स के ऊपर एक यूआरएल नजर आ रहा है, ये चीज है जो आप इतनी अरसे से देखते चले आ रहे हैं। आप गूगल पर सर्च करते हो तो ऐसे ही लिखा हुआ आता है https://www.google.com। कभी यूट्यूब पे वीडियो खोलते हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ आता है, दराज पे जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है। तो हमने कहा कि यार इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये है क्या चीज। बात यह है कि इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेस तरह तरह की हैं, तस्वीरें, वीडियोस, और आपकी टेक्स्ट हो गया, फाइल्स हो गए, तरह तरह की चीजें हैं। ये तमाम की तमाम चीजें कहलाती हैं रिसोर्स। एचटीटीपी प्रोटोकॉल इन चीजों को जानने के लिए, पहचानने के लिए कौन सी चीज कहाँ पर है, वो जिस चीज को यूज करता है उसका नाम है यूआरएल। यूआरएल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट्स इट। अब असल जो चीज है, अब असल काम की तरफ आ रहे हैं। और वो अच्छा, अब तुम लोग, मैंने कल ये भी कहा था कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है, फिर भी मैं यूआरएल के पास पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये तुम लोग के मुतालिक है। कैसे है अभी तुम्हें थोड़ी देर में तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मसलन इस वक्त कोई बंदा तुम्हारे पास आता है, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेटा अपना एनएससी दिखाओ, मैं तुम्हें पुलिस के पास गिरफ्तार करके लेके जा रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ मसलन, तो तुम लोग क्या कहोगे? तुम लोग के जहन में क्यों से पहले आएगा, भाई अगर आप पुलिस ऑफिसर है तो आपकी क्या शनाख्त है? ऐसा है क्या नहीं? रास्ते में भाई के साथ आ रहे हैं, खुद बाइक चला कर आ रहे हैं, रास्ते में आपको कांस्टेबल ने रोक लिया, किसी ने रोक लिया, अब बोले कि जी मैं तो वहाँ चालान करूंगा, तो आप नहीं बोलेंगे कौन सा हो? ऐसा है क्या नहीं? क्यों? बचपन से आपको ये बात बताई गई है कि जो ट्रैफिक कांस्टेबल होगा वो किस कलर के कपड़ों में होगा? वाइट। तो खास किस्म का यूनिफॉर्म होगा। ऐसा है क्या नहीं? कुछ खास चीजें उसके अंदर अलामतें नजर आती है तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो यूआरएल पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी ऐसा ही है। आपके पास कल अगर आता है कि जी मैं एफबीआर से ये मैसेज आया है कि इस लिंक पे क्लिक करें वरना एटीएम कार्ड आपका ब्लॉक हो रहा है, तो आप इस यूआरएल से पहचान सकते हैं कि भेजने वाला सही है या गलत है। ये वाली बात समझ में आ रही है? बचपन में घर से निकलते थे, मम्मी पापा क्या समझाते थे? बेटा किसी से लेके कुछ मत खाना, कोई अगर आके भी बोले कि मैं तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूँ तो कुछ मत लेना, ठीक है? जब तक मैं साथ ना हूँ तो किसी पे ऐसे भरोसा नहीं करना। ऐसा है कि नहीं? कोई गाड़ी आके रोके, बेटा मैं तुम्हारे अब्बू को जानता हूँ, तुम्हारे अब्बू का नाम भी ले ले, तो ऐसे नहीं गाड़ी में जाके बैठ जाओ, तुम्हारा काम है कि तुम बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करना, समझाते थे। ठीक है, ऐसा था या नहीं? इसी तरीके से बेटा आज के दौर में इन यूआरएल्स को पहचानना भी जरूरी है, ताकि कल तुम्हारे पास कोई आके बोले कि भाई ये जो यूआरएल है ये आपकी तरफ आया है, ये एफबीआर से आया है, आपका एनआईसी ब्लॉक हो रहा है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो आप होशियार रहें, आपको पता हो कि नहीं जा गड़बड़ है, इसके अंदर वो वाली अलामतें मौजूद नहीं है, ये पुलिस की वर्दी में नहीं है। हम इसलिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ओके, आगे चल के हम साइबर सिक्योरिटी को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि साइबर सिक्योरिटी के जो एक बहुत अहम प्रिंसिपल है, या बहुत सारे साइबर थ्रेट से बचने का एक बहुत आसान तरीका, बहुत अहम तरीका, यूआरएल को पढ़ना। यूआरएल पढ़ना आ गया, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, आगे चलें। अब यूआरएल के अंदर मैंने आपको बताया था, देखो यूआरएल के पार्ट्स को समझो। तो पहले वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, आसान सी बात है। अगला हिस्सा डोमेन नेम, उसके बाद अगला हिस्सा कहलाता है पाथ का।
पाथ जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, आपके मोबाइल में डाउनलोड्स फोल्डर है, उसके अंदर और फोल्डर्स बने हुए, तो पाथ के अंदर दूसरे पाथ्स होते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। फिर एक और बात थी, क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो क्या कहलाता है, पैरामीटर। और हैश के बाद जो कुछ भी आ रहा है, फ्रेगमेंट। हमेशा याद रखना, फ्रेगमेंट जो है वो सबसे आखिर में आता है, सबसे आखिर में फ्रेगमेंट आता है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हम जो है बेटा, हाफजा बिस्मा के बराबर में जो है, क्या नाम है आपका, किंजा तशरीफ ना जोड़ बोर्ड पे जल्दी से आए। इसलिए बेटा स्लाइड्स जरूरी थी कि आज की क्लास को करनी हमने स्लाइड्स पर है। ओके बेटा, आपका नाम सामने, आपका नाम हफ्सा। हफ्सा, इसके बोर्ड को साफ करो, हमारे पास स्लाइड्स है, मोबाइल है, मांग के लो किसी से, मुझे नहीं पता, लेकर आओ किसी से। ओके जी हफ्सा, ये मुझे ये बताओ, इसके अंदर प्रोटोकॉल क्या है स्लाइड के ऊपर। HTTP प्रोटोकॉल है। किंजा, आपका काम है कि आप बोर्ड पे लिखना शुरू करें। आप ऐसा करें, प्रोटोकॉल को लिखें आप ब्लू मार्कर से, और डोमेन को लिखें ग्रीन से, और बाकी चीज़ों को आप रेड से लिखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे पहला लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। यानी पहले प्रोटोकॉल, फिर दूसरा, दूसरे की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे, सॉरी प्रोटोकॉल डोमेन, इस तरह से लिखते जाएंगे, फिर इसके नीचे दूसरा। किसी से मोबाइल लें और फिर उसको देखते हुए भी करें। ओके, हफ्सा ने हमें बताया कि HTTP इसका प्रोटोकॉल है, बात सही है, ठीक है। ओके, अब हफ्सा के जो बराबर में है बेटा नाम, अलवीना, इसका डोमेन नेम बताना। बहुत आसान है, हाँ बोलो बोलो, पूरा बोलो अलवीना। all-old-news.com, पूरा www.old-news.com। बात समझ में आ रही है, कोई मसला हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, अब तो मेरा कर्सर भी नजर आ रहा होगा, यहाँ इस कर्सर, इस स्लैश से लेकर, ये जो स्लैश है ना, उसके बाद जो पहला स्लैश आ रहा है, इसके बीच में जो कुछ भी है ये क्या कहलाता है, डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद search.php, ये क्या चीज है, पाथ, गुड, चलो अब जिससे पूछो वो बताए। उसके बाद आया इसका पैरामीटर क्या है, हफ्सा के बराबर में जो इस वाली साइड पे जी, क्या चीज है, क्या कहलाती है ये, क्या चीज है ये, पैरामीटर, गुड, शाबाश। आगे चले, समझ में आया, मुश्किल काम था ये, चलो आगे चलते हैं। ओके जी, सनोबर प्रोटोकॉल क्या है इसमें, बस सिर्फ HTTPS। ओके, ये प्रोटोकॉल है, और कोलन स्लैश उसका एक फॉर्मेट का हिस्सा है, कि उसके बाद आपका डोमेन स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके जी, अब आपका नाम, जी मदीहा, डोमेन नेम क्या है इसमें, ओके, लेकिन आपने बेटा क्या कहना है, www.youtube.com, स्लैश नहीं आता, सिर्फ नाम आता है। स्लैश जो होता है वो उसको बता रहा होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल आखिर में जो है, बिल्कुल आखिर में बेटी जो बैठी हुई, जी नाम क्या बेटा आपका, माहा, उमामा, सॉरी भूल गया मैं। जी उमामा, इसमें क्या है, स्लैश के बाद क्या, .com स्लैश के बाद क्या चीज आ रही है, पाथ, और पाथ क्या है, वॉच इसका पाथ है। उमामा के सामने जो बैठी हुई है क्या है नाम, जी रबिया, इरशाद फरमाइए, वॉच के बाद क्या चीज आ रही है, पैरामीटर आ रहे हैं, और पैरामीटर क्या लिखा हुआ है इसका, आपके आईसाइट के टेस्ट नहीं हो रहा जो आप बोर्ड पे देख रही हैं, ओके, आपको स्लाइड में देखना था। ओके, इसमें फ्रेगमेंट क्या आ रहा है, रबिया के बराबर में जो है, फ्रेगमेंट क्या आ रहा है, बेटा तुम दोनों के पास स्लाइड नहीं चली, तुम दोनों के पास नहीं, कल CS में बिल्कुल मजाक से हटके बगैर किसी उसके बता रहा हूँ, जिसके पास नहीं होगी पीछे जाके खड़ा होगा, कोई शेयरिंग वगैरह नहीं होगी। तुम देख रहे हो अच्छे खासे लेक्चर का बेड़ा गर्क हो रहा है, इस वजह से कि बच्चों के पास स्लाइड नहीं है। फिर यही बच्चे आगे कहते हैं पता नहीं क्या पढ़ाते, हमें तो समझ ही नहीं आता। टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, स्लाइड्स बना के ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बच्चे को इतनी तौफीक नहीं होती, घर से मोबाइल लेकर आए, 10-20 रुपए का डेटा पैकेज करा ले, और फिर आगे टीचर पर इल्जाम लगाते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ाता है, हमें समझ ही नहीं आता। जी, आगे जो बैठी हुई है, आपका नाम क्या, जोर से बोलो, जी अलीना। तो क्या है इसमें फ्रेगमेंट, कहाँ लिखा हुआ है,
फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट हैश के बाद आता है। पूरा बोलो। टी इक्वल टू 45 एस, ये पूरा का पूरा फ्रैगमेंट है। अगली स्लाइड। ओके जी, इसमें अलीना तुम बताओ प्रोटोकॉल क्या है। क्या बोलो, दोबारा बोलो जरा। एच टी टी पी एस, ओके, पूरा प्रोटोकॉल, ओके। उसके बाद डोमेन बताए अलीना के बराबर में जो है, नाम भी बताते हैं। मिनहा, मिनहा कह रही है कि इसका डोमेन है www.daraz.pk। ओके, उसके बाद मुझे ये बताइएगा जवेरिया, जवेरिया, तो शुक्र, इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है मेरी। हाँ जी जवेरिया, पाथ क्या है इसके अंदर, क्या बराबर वाले से देख लो भाई, झांक लो। पाथ बताओ, पाथ। गलत। लैपटॉप इसका पाथ है। यार मुझे एक बात बताओ, अब मैं अगर किसी को क्लास से बाहर करूँ या क्लास के पीछे खड़ा करूँ, उसके पास स्लाइड नहीं चल रही, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मुझे ये बताओ, ये लेक्चर तुम लोग को स्लाइड के बगैर समझ में आ सकता है? तो फिर अब यही वाली वजह होती है जो मेरी क्लास के अंदर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरी क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, और उसकी वजह यही होती है। मैं पहले दिन से बार बार बता रहा हूँ कि यार ये वाली क्लास बिल्कुल मुख्तलिफ क्लास है, आपको बाकी क्लासेस के अंदर ये चीज़ नहीं मिलेगी। इस पूरी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। इतना तो ताउन करो कि बेटा एक मोबाइल, एक डेटा पैकेज लेकर आओ। कल किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी भी किस्म का। ओके। मलाइका के बराबर में जो है, बिल्कुल कोने में छुप के जो बैठी हुई है, जी मलाइका, पैरामीटर क्या आ रहा है इसके अंदर? मलाइका के बराबर में जो है जी। चला कुछ नजर आया? ठीक है, ओके, उन्होंने हमें बताया पैरामीटर जो है सॉर्ट इक्वल टू प्राइस एंड रेटिंग इक्वल टू 4। ओके। स्नोबर के पीछे जो है नाम बताएं बेटा, और फ्रैगमेंट बताएं मुझे। विशाल, जी, टॉप, गुड। अच्छा देखो, इसमें जो असल चीज है ना समझने की, जो इस क्लास के अंदर तुम लोगों ने पाथ को पहचान लिया, पैरामीटर को पहचान लिया, फ्रैगमेंट को पहचान लिया, दैट्स इनफ, काफी है इतना। उससे भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़े मजे मजे के काम होते हैं, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। अभी तुम लोग को इस सेमेस्टर के अंदर सिर्फ डोमेन नेम को पढ़ना आ जाए ना, काम हो गया हमारा। बाकी पैरामीटर्स, यूआरएल, ये सब बड़े, जो पैरामीटर्स, फ्रैगमेंट और पास, ये बड़ी काम की चीजें हैं, और बहुत कुछ इससे हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हम लोग का सिर्फ डोमेन नेम को समझ लेना काफी है, और इस वक्त यही चीज आ जाए तो बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी। देखो, गाड़ियां सड़क पे बहुत सारी हैं, राइट? मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हैं सड़क पे। मेहरान गाड़ी है, वही मेहरान, उसकी क्या निशानी है कि ये पापा की मेहरान है, मोहल्ले वाले दूसरे की मेहरान है? कलर, नंबर प्लेट से पहचानते हैं, ठीक है। निम्रा इस क्लास में भी है, निम्रा दूसरी क्लास में भी है या नहीं? तो पाकिस्तान के अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? सीएनआईसी डोमेन। आप, तो आपकी जो नंबर प्लेट है, आपका जो एनआईसी नंबर है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। तो बेटा आप, सॉरी बेटा, आपका नाम क्या था? किंजर, तशरीफ रखें। इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया के ऊपर जो चीज आपकी यूनिक होती है, तो उसको कोसने दे रही हो तुम, क्या कर रही हो? देखो, स्लाइड चलते चलते रुक जाए, लॉग आउट करो, मीटिंग को लीव करो, और दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करो। वही लिंक से तुम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लोगे, कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी स्लाइड चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस पहले कभी हुआ था कि मीटिंग के अंदर पांच दफा होता है कि अचानक ही मीटिंग जो है इंटरप्शन आ जाती है, और लीव करके दोबारा ज्वाइन करने से मसला हल हो जाता है। प्रैक्टिकल चीज़ है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करते रहोगे तो इस किस्म की बारीकियां तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगी। इंटरनेट की दुनिया के ऊपर ये जो यूआरएल की आइडेंटिफिकेशन है ना, कि यूआरएल यूनिक है, ये किसका, ये पेप्सी का यूआरएल है, ये जो है कोका कोला का यूआरएल है, ये केई का यूआरएल है। ये जो यूनिक चीज उसको बनाती है ना, वो चीज है उसका डोमेन नेम।
यहाँ पे एक ही तलहा है, तलहा को जो चीज़ यूनिक बना रही है वो है उसका पाकिस्तान का CNIC नंबर। गाड़ी को जो चीज़ यूनिक बना रही है वो है इसकी नंबर प्लेट, चेसिस नंबर वगैरह और भी नंबर होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे नंबर प्लेट। इसी तरीके से बेटा इंटरनेट की दुनिया के ऊपर जो चीज़ यूआरएल को यूनिक बनाती है वो है उसका डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम यूनिक होता है और किसी भी दो वेबसाइट का एक सा डोमेन नेम नहीं हो सकता। अगर मेरी वेबसाइट का क्या डोमेन नेम, एमन, स्लाइड पे लिखा हुआ भी नहीं है। स्लाइड चली गई, लाइट चली गई, लाइट आ गई, तुम लोग बस घर घर की याद ताज़ा कर रहे हो। कल कल मैंने शेयर किया था अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दिया था, उसमें मैंने वेबसाइट का भी जिक्र किया। क्या है मेरी वेबसाइट का डोमेन? अक्लमंदो खोलो, डिस्कॉर्ड खोलो, देखो। कल ही मैंने एक बड़ी सी हेडिंग डाली, हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, ऐसे ही लिखा है ना मैंने। क्या लिखा है उसको पढ़ो, बताओ जल्दी से मेरी वेबसाइट क्या है। talhamansoor.com। आपका नाम? निम्रा ने हमें, निम्रा, ओके, एक और भी तो निम्रा है। निम्रा, निम्रा जीशान, ओके। तो talhamansoor.com मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। पूरी दुनिया में अब कोई दूसरा बंदा talhamansoor.com परचेज नहीं कर सकता। talhamansoor.com, देखिए। अब मजे की बात यह है कि अगर talhamansoor.com पे कोई चीज मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि ये सर तलहा ने डाला है, जो उनकी वेबसाइट पे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। कोई दूसरा बंदा अगर वेबसाइट बना लेता है, वो कहता है mohammed-talhamansoor.com, तो क्या वो मेरी वेबसाइट है? वो अलग है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन है। ऑनलाइन दुनिया में आपकी आइडेंटिफिकेशन किस चीज से हो रही है? डोमेन नेम से। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें CNIC नंबर यूनिक मिल रहे होते हैं वो कौन इंश्योर करता है? नादरा, राइट। अब ऑनलाइन दुनिया में कौन इंश्योर करता है कि डोमेन नेम सबको यूनिक मिले? एक इदारा है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। याद करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, भूल जाओ उसको। बस सिर्फ इतना याद है कि इदारा है जो सबको इस बात को इंश्योर करता है कि जो डोमेन किसी एक ने परचेस कर लिया वो कोई दूसरा नहीं परचेस करता। तो अगर nimra.com परचेस करना है तो दोनों में से कोई एक जाकर जल्दी से ले ले। एक दफा nimra.com ले लिया निम्रा सिद्दीकी ने, तो निम्रा जिशाना बैठ के nimra.com नहीं परचेस कर सकती, क्योंकि एक इदारा है जो इस बात को इंश्योर करता है कि एक डोमेन नेम एक ही के पास पहुंचे, किसी और के पास ना पहुंचे। ठीक। आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके एब्रीविएशन याद करने की, ना मैं पूछूंगा ना कोई आपसे पूछेगा। ओके, लेकिन आपको पता जरूर कि एक इदारा है जिस बात को इंश्योर करता है। अब हम आगे बढ़े। अब जो है ना, जो हमें ये जो डोमेन नेम है ना, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल समझ में आ गया, पास समझ में आ गया, ये डोमेन नेम जो है ये क्या होता है, और डोमेन नेम के पार्ट्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। ओके। क्या लेक्चर जल्दी खत्म हो गया तो हम हैरान हो रही है।